एक समय की बात है। मोहन और पद्मावती नाम के दो भाई बहन रहते थे। मोहन बड़ी पढ़ाई कर कर बड़े शहर में अपने बीबी बच्चों के साथ रहता था, पर पद्मावती जिस शहर में पढ़ाई की उसी शहर के जान पहचान के एक लड़के रघु से शादी करके वहाँ पर बस गई। पद्मावती के पास सुंदरता के साथ साथ कई गुण थे। वो अपने पति के साथ सम्मान मेहनत करती। पद्मावती घर पे बहुत मेहनत से समोसे बनाती और उसका पति रघु उस समोसों को टोकरी में डाल के अपनी साइकिल पे रख के गांव में बेचा करता था। समोसे समोसे। उन समोसों से कमाए हुए पैसे रघु घर लेकर आता था। उस तरह 6 साल गुजर गए। उन 6 सालों में पद्मावती को 3 बच्चे हुए, 2 लड़की और 1 लड़का। अपने तीनों बच्चों की भविष्य को दृष्टि में रखते हुए पद्मावती और रघु बहुत मेहनत से काम किया करते थे। पद्मावती के समोसे उस गांव में बहुत मशहूर थे। एक दिन पद्मावती का भाई मोहन पद्मावती के पूरे परिवार से मिलने शहर से गांव आया। बहन, और कितने दिन यहाँ रहोगी? शहर आकर यहाँ करने वाली समोसे का धंधा वहाँ कर लो ना। इसी दौरान रघु घर पर आया तो मोहन ने भी उसे यही बात दोहरा कर बोला, अगर बच्चों का भविष्य शहर में अच्छा रहेगा तो हम जरूर आएंगे जीजा जी। जिस जगह पर बहुत ज्यादा लोग नौकरी करने आते हैं वहाँ पर अपने समोसे का धंधा शुरू करो। मैं जहाँ नौकरी करने जाता हूँ हर सुबह मेरे साथ आके साइकिल पे समोसे बेचो। जैसे मोहन ने कहा उसी तरह रघु पूरे खानदान के साथ शहर चला गया। मोहन के घर के बाजू में ही एक छोटा सा घर किराए पे लेकर वो लोग वहाँ रहने लगे। बिल्कुल गांव के जैसे यहाँ भी पद्मावती समोसे बनाती और रघु उन्हें साइकिल पर रखकर मोहन के साथ नौकरी करने के जगह जाके समोसे बेचना शुरू किया। हर दिन मोहन नौकरी पे जाता और पैसे कमा कर लेकर आता, वैसे ही रघु भी समोसे बेचकर हर दिन पैसे कमाकर घर लेकर आता था। पद्मावती के हाथों से बनाए हुए समोसे शहर वालों को भी बड़े स्वादिष्ट लगते थे। हर दिन रघु जितने समोसे लेकर जाता वो सारे समोसे बिक जाते। इस तरह उन बेचे हुए समोसों के पैसों से रघु ने एक छोटा सा समोसे का ठेला खरीद लिया और गरम गरम समोसे वहीं पे बनाना शुरू कर दिया। एक तरफ पद्मावती गरम गरम समोसे बनाती थी और दूसरी ही तरफ रघु उन समोसों को बेचा करता था। अब तो पहले से ज्यादा कमाई होने लगी थी। जिस तरह पद्मावती और रघु पूरी लगन से कमाई करते थे, उनकी मेहनत के वजह से जिस जगह पर वो छोटे से साइकिल से अपना धंधा शुरू किया उसी जगह एक छोटी सी ठेला खरीदने के बाद एक बड़ा ठेला भी खरीदा और उसके बाद उन्होंने 2 लोगों को भी वहाँ पर काम पे रखा। इसी तरह उनके समोसे का धंधा बहुत अच्छा चला, लेकिन इतने सारे ग्राहक बढ़ गए कि समोसे खत्म होने की वजह से उनमें से काफी ग्राहक निराश होकर वहां से लौटने लगे। पद्मावती और रघु के दिन रात के मेहनत के वजह से अब वो जगह समोसा सेंटर के नाम से मशहूर होने लगी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने 10 और काम करने वालों को रख लिया, साथ ही साथ 30 ग्राहकों के बैठने के लायक जगह भी बना ली दुकान में। जैसे समय बीतता गया वैसे पद्मावती के भी बच्चे बड़े होने लगे। मोहन भी रघु के जैसे बढ़ता गया और अच्छी आमदनी कमाने लगा। एक दिन नौकरी खत्म करके मोहन घर लौट जा रहा था, तभी उसने पद्मावती और रघु का समोसा सेंटर देखा और वहां गया। मेरी दी हुई सलाह के वजह से ही तुम लोग इतनी सफलता पाए हो। मैं तुम लोगों को एक और सलाह देता हूँ, सुनो। वो क्या सलाह है भैया? मैं 10 सालों से देख रहा हूँ रघु इतने सारे लोगों को समोसा सेंटर में संभालता है। उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ।
रघु मैनेजर के पोस्ट के लिए एकदम सही रहेगा। मेरे जैसा बड़ा जॉब, मेरे जैसा बड़ा नाम, अगर काम पसंद आए तो इनाम। यहाँ हर दिन रघु अपने हुनर और समय को बर्बाद कर रहा है। ये क्या भैया, हम सोच रहे थे आपके काम से हमारा काम बहुत ज्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 साल पहले एक साइकिल स्टैंड के ऊपर एक छोटी सी टोकरी के अंदर हम समोसे बेचा करते थे। उसी दौरान आपकी भी नौकरी लगी थी, लेकिन उस दिनों हम रोज 800 रुपए कमाया करते थे और आपकी महीने की तनख्वाह 10,000 थी। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। अब हम एक बहुत बड़े समोसे की दुकान के मालिक हैं। इस पूरे एरिया में बहुत मशहूर है। आप इन 10 सालों में मैनेजर बने, जिसके वजह से आपकी महीने की तनख्वाह 1 लाख हो गई है और हमारी 1 लाख से भी ज्यादा आमदनी है। हमने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो भी किया सब सही किया भैया। भविष्य के लिए? वो कैसे? हमने बहुत कम पैसों से अपना धंधा शुरू किया था। हमारे बच्चों को हमने जिस तरह मेहनत की उस तरह मेहनत की जरूरत नहीं है। एक दिन मेरा बेटा इस समोसे का ध्यान रखेगा और संभालेगा, पूरी तरह से बने हुए बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। पर आपके बच्चों को वापस शुरुआत से मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी तरह आपके बच्चे सीधे आपके दर्जे पर नहीं बैठ सकते। आपके कंपनी के मालिक के बच्चे उस दर्जे पर बैठ सकते हैं, पर आपके बच्चे आपके दर्जे पर आते आते उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब बोलो जीजा जी, कौन किसका हुनर और समय बर्बाद कर रहा है? इन सारी बातों को सुन के मोहन को भी लगा कि जो पद्मावती और रघु बोल रहे हैं वो एकदम सही है। वो चुपचाप सोचते हुए वहाँ से चला गया। पद्मावती और रघु ने अपने दोनों बेटियों की शादी कर दी और अपने बेटे को समोसा सेंटर का धंधा सौंप दिया। पद्मावती के लड़के को बहुत मेहनत से काम करता हुआ देखकर और अच्छा नाम कमाते हुए देखकर मोहन ने अपनी बेटी को उससे शादी करने का फैसला किया और यह सोचकर रघु और पद्मावती से पूछा, जिसके लिए सब लोग खुशी खुशी मान गए। अब सिर्फ तुम्हारे बच्चों का ही नहीं, मेरी भी बेटी की जिंदगी खुशी खुशी कटेगी। एक समय में एक गांव में रामन्ना नामक एक रेलवे कूली था। रामन्ना उसके बीवी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे घर में रहता था। वो रोज की वेतन के लिए रेलवे स्टेशन में सूटकेस और बैग्स को उठाता था। वो अच्छा आदमी था, लेकिन उसकी बुद्धि थोड़ा टेढ़ा था। रामन्ना स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आते जाते प्रयाणिकों को कूली के लिए पूछता था। कूली बाबू, कूली भैया, कूली साहब, ऐसे वो कूली काम के लिए स्टेशन में आते जाते हर लोग से पूछता था। लेकिन रामन्ना को एक भी कूली का काम नहीं मिल रहा था। रामन्ना को सुबह खाने की आदत थी, लेकिन उस दिन कुछ न खाने के कारण वो फीका पड़ गया था। दीवार पे थोड़ा ऐसा झुककर खड़ा था। इतने में एक बुजुर्ग, सुनो बाबू कूली, 4 सूटकेस हैं, ट्रेन के आते ही इन सूटकेसों को उसमें लगाना है। जी साहब, लगा दूंगा। रख तो मैं दूंगा, लेकिन कितना दोगे ये तो बोलिए। हर सूटकेस का 5 रुपए मानकर मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा। क्या 5 रुपए दोगे? तो तुम ही उठा लो ये बैग, जाओ जाओ। सूटकेस का 25 रुपए मानकर 100 रुपए दे दो। क्या सूटकेस का 25 रुपए? मैंने सूटकेस उठाने को बोला है, ट्रेन के बोगी को नहीं। जाओ जाओ। मैंने भी सूटकेस के बारे में ही बात किया, रेल की बोगी की नहीं। 4 सूटकेस का 20 रुपए देता बोला। आया बड़ा है कंजूस आदमी। क्या बोला तुमने? 20 रुपए कम है और मैं कंजूस हूँ? चलो हटो यहाँ से। तुम नहीं हो तो बहुत सारे कुली हैं यहाँ पे। हाँ बड़े आ जाएंगे लाइन में तुम्हारे इस 20 रुपए के लिए। तुम्हें खुद उठाकर रख देंगे रेल में। जाओ जाओ। इतने में रेल स्टेशन पे पहुंच भी गई और रामन्ना के देखते देखते ही चला भी गया। लेकिन रामन्ना को एक भी कूली का काम नहीं मिला था। एक तो पैसे नहीं थे
और दूसरा उसे भूख लग रहा था। इसी कारण रामन्ना को गुस्सा आ गया था अपने आप पे और अपनी परिस्थिति पे। उस गुस्से में वो अपने आप को कोसने लगा। अब करने को कुछ नहीं था, तो इसीलिए रामन्ना ने फैसला किया कि कम पैसों में कूली का काम कर देगा। लेकिन उसे सारे स्टेशन में कोई काम नहीं मिला। ऐसे दिन ढल भी गया और उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। उसी दुख में वो अपने घर का रास्ता पकड़ा। घर पहुंचते ही पापा के इंतजार में बैठे उनके दोनों बच्चे दिखे उसको। अपने पिता को खाली हाथ देख दोनों बच्चे बहुत निराश थे। अपने बच्चों को ऐसे देख रामन्ना भी दुखी हो गया। दिन ब दिन घटता उसके परिवार का हालत देख रामन्ना अपने आप में रो दिया। एक तरफ उसकी बीमारी बीवी को देख, आज सुबह मिले उस 20 रुपए की कूली कर देता, अपनी बीवी की दवाई तो ना हो पाता, लेकिन कम से कम मैं बच्चों को तो खिला पाता। ऐसे वो अपनी घमंडी नियत को कोसकर कुछ काम ढूंढने के लिए तुरंत रेलवे स्टेशन की ओर भागने लगता है। आधी रात तक काम करने के बावजूद उसे उसके खर्चों के लिए काफी पैसे भी नहीं मिलते हैं। इतने में रेलवे स्टेशन में मौजूद पुलिस आधी रात को रामन्ना को उधर मंडराते हुए देख उस पे शक करते हैं। चोर समझकर उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। साहब मैं कोई चोर नहीं हूँ साहब, मैं एक कूली हूँ साहब। ऐसे उसके कहने के बावजूद पुलिस उसका बात नहीं मानते हैं। उसके पास मौजूद थोड़ी बहुत चिल्लर भी ले जाते हैं। तुम्हारे कूली का पहचान लेकर कल स्टेशन आओ, तब तुम्हें छोड़ते हैं। साहब मैं कोई चोर नहीं हूँ साहब, मेरी बात तो सुन लो साहब। ऐसे रामन्ना पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात ना मानकर पुलिस वहाँ से चले जाते हैं। इस कारण रामैया स्टेशन में अकेले बैठकर, हाय भगवान, मेरी इतनी बुरी हालत क्यों कर दी तूने। मेरे पास बचे चिल्लर भी उन्होंने ले लिया। आज मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। ये सब सोचते हुए निराश होकर रामैया स्टेशन में चलते जाता है। इतने में रेलवे पे खड़े एक ट्रेन में से एक प्रयाणी उनके खाने के बाद बचे हुए खाने को रामैया को देते हैं। उस खाने को लेकर रामैया खुशी खुशी अपने घर की ओर बढ़ता है। घर पहुंचते ही अपने बच्चों को इंतजार करते हुए देख रामन्ना जल्दी जल्दी उनके पास जाकर उस खाने का कवर खोलकर उसमें बचे रोटी को उन दोनों में बांट देता है। रामन्ना का छोटा बेटा उसके दिए हुए रोटी को जल्दी खाकर, पापा भूख लग रही है, पापा भूख लग रही है, ऐसे कहता है। और बस रामन्ना के हाथ में बचे आखिरी टुकड़ा भी वो उसके छोटे बेटे को दे देता है। ये देख रामन्ना की बेटी उसके पास जाकर, पापा आप नहीं खाओगे? ऐसे पूछती है। मैं तो कब का खा लिया बेटा, मैं ये खाना तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये कहकर वो पानी से अपना पेट भर के सो जाता है। अगले दिन उसकी बीमार बीवी, भूखे बच्चे, गरीब हालत के बारे में सोचते हुए भगवान की कृपा से अगर आज कुछ काम मिला तो अपनी बीवी के लिए दवाई, बच्चों के लिए खाना ले जाऊंगा। इसी सोच के दुख में वो स्टेशन की ओर बढ़ता है। आज रामन्ना घमंडी ना होकर जितना भी काम मिले सारा कर देता है। दिन ढलते ही वो कुछ पैसे कमा लेता है। चलो आज कुछ तो पैसे मिले, ऐसे सोचते हुए वो उसके घर जाने के लिए स्टेशन से बाहर जाने लगता है। इतने में उसे स्टेशन के एक बेंच पे एक सूटकेस दिखता है। उस समय में स्टेशन में कोई रेल नहीं था, चारों ओर एक भी आदमी नहीं था। वो सोचने लगता है कि ये सूटकेस किसका हो सकता है। चारों ओर कोई ना दिखने के कारण वो सोचता है कि कोई उसका सूटकेस भूल गया होगा। इसीलिए उस सूटकेस को लेकर वो पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है। जो पुलिस उससे कल रात पैसे लिए थे वो उसे वहां दिख जाते हैं। उनके पास जाकर, साहब मुझे ये सूटकेस स्टेशन में मिली है साहब, वहां कोई नहीं था, लगता है कोई भूल गया, आप ही इसको इसके मालिक के पास पहुंचा दीजिए साहब। उसके कारण पुलिस को समझ आता है कि ये चोर नहीं नेक इंसान है। ये देख उससे बोलते हैं, ठीक है तुम घर चले जाओ,
हम इस सूटकेस को उसके मालिक तक पहुंचा देते हैं। ऐसे कहकर उसे वहां से भेज देते हैं। उस दिन कमाए हुए पैसों को लेकर रामन्ना उसके परिवार वासियों के लिए खाना लेकर, बीमार बीवी के लिए दवाई भी लेकर घर जाता है। अगले दिन आज पता नहीं कैसे रहेगा, ऐसे सोचते हुए स्टेशन पहुंचता है। पहुंचते ही उसके सामने स्टेशन मास्टर दिख जाते हैं। आ गए तुम, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। उनकी ये बातें सुनकर रामन्ना डर जाता है। क्या हो गया साहब, क्या मैंने कुछ गलत किया है? अरे रे, ऐसा कुछ नहीं है रामन्ना। कल रात के तुम्हारे अच्छे काम के लिए तुम्हें तोहफा मिला है। तुमने जो सूटकेस पुलिस लोगों को पहुंचाई थी वो एक अमीर आदमी का है। तुम्हारी अच्छाई की दाग देकर तुम्हारे लिए कुछ पैसे भिजवाया उन्होंने। हर अच्छे काम का प्रतिफल होता है। ये कहते हुए स्टेशन मास्टर रामन्ना को वो पैसे देता है। अच्छे काम करते हुए अपनी जिंदगी और जिम्मेदारी निभाओगे तो उसका प्रतिफल तुम्हें हमेशा मिलेगा। डब्बा वाला। बिष्णुपुर नामक एक गांव में अमित नामक एक डब्बा वाला अपने परिवार के साथ रहता था। अमित एक बहुत ही साधारण परिवार का आदमी था। उसकी पत्नी हिमा सिलाई करके थोड़े बहुत पैसे जमा करती थी और उनके बेटा अमर पढ़ाई करता था। अमित घर का सारा खर्चा डब्बे वितरण करके जो पैसे मिलते थे उससे चला लेता था। अमित हर दिन सुबह 8 बजे उठ के अपनी साइकिल पे शुरू होके घर घर को जाके नाश्ते के डिब्बे इकट्ठा करता था और उन डिब्बे में से कुछ पाठशाला में, कुछ कारखानों में समय पर पहुंचाता था। ऐसे ही हर दिन बहुत डब्बे वितरण करके डब्बे के 10 रुपए लेता था। आए हुए पैसों के साथ अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता था। अमित जिस स्कूल में डब्बे पहुंचाता था उसी स्कूल में उसका बेटा अमर पढ़ता था। उसके पिता का हर दिन ऐसे धूप और बारिश में साइकिल चलाना, पसीने में मेहनत करना अमर को बहुत दुख देता था। ऐसे जब एक दिन अमित घर पे था तो अमर ने समय देखकर, पिताजी मुझे आपसे बात करना है। हाँ बोलो बेटा, कैसे पढ़ रहे हो तुम? मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ पापा, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो बेटा। पापा आप मेरे लिए और मेरे स्कूल के फीस के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप ऐसे धूप और बारिश में बहुत दूर के किलोमीटर साइकिल चलाते हुए डब्बे पहुंचाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेहनत के बिना पैसे कहाँ से मिलेंगे बेटा? भविष्य में तुझे एक बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा। मेरी तरह ऐसे छोटे काम नहीं करना है तुम्हें, और पसंद करे तो सब कुछ अच्छा लगता है बेटा। पिताजी की बातें सुनकर अमर सोचता है कि वो सारी बातें सच हैं, पर फिर भी उसे तसल्ली नहीं होती है और अपने पिता को ऐसे मेहनत करना देख नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि इन सब का हल सिर्फ उसका अच्छा पढ़ना ही होगा। इसीलिए वो दिन रात मेहनत से पढ़ाई करता है। ऐसे पढ़ाई करते वक्त अमर को अपने पिता का काम आसान करने के लिए एक उपाय सूझता है। तुरंत वो उसके विचार सारे एक पेपर पे लिखता है। अगले दिन अमर अपने पिता के घर होते समय देख अपने विचार सारे उनसे कहता है, पापा आपके ही काम में मेहनत के बिना आपके साथ ज्यादा लोग काम करते हुए अब की आपकी आमदनी से भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए मेरे पास एक उपाय है और इसमें आपको निवेश रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो तुम? व्यापार चलाने की क्षमता हम में नहीं है। जाओ जाके पढ़ो बेटा। ये क्या बात हुई जी? पहले सुनो तो सही कि वो क्या कहना चाहता है। अगर वो ये कह रहा है कि निवेश के बिना ज्यादा पैसे कमाने का उपाय है और वो भी इतने छोटे उम्र में, आपको तो खुश होना चाहिए ना। मेरी बात तो सुनिए पिताजी, सच्ची में ये मुमकिन है। ठीक है बोलो,
मैं भी अब तो जानूं ये कैसे मुमकिन है। और ऐसे अमर अपने पिता को उसके विचार बताना शुरू करता है। पापा, हमारे गांव में कुल मिला के 350 परिवार है। आपके गिनती के अनुसार डब्बा देने वालों के परिवार में कारखानों में काम करने वाले, सरकारी कार्यालय में काम करने वाले, स्कूल और कॉलेज जाने वाले होंगे। इसीलिए उन सारी जगहों में मैं अपने दोस्तों के साथ नौकरी का मौका है। इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं। निम्नलिखित पता पे आके अपना नाम और बाकी विवरण दे के नौकरी तुरंत शुरू कर सकते हैं। ऐसे पेपर में लिख के दीवारों पे चिपकाएंगे। उसके बाद जितने भी लोग आते हैं उन सबको यही काम समान रूप से विभाजित करेंगे। महीने के अंत में आए हुए पैसों में आधा हम उनको दे देंगे और आधा हम रख लेंगे। ठीक है, तुम्हारे गिनती तो मुझे समझ नहीं आ रहे, पर इसे हम ईमानदारी से कोशिश करेंगे। पढ़ाई का ज्ञान तुम्हारा है बेटा और जिम्मेदारी का डर है मेरा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा सोच गलत है। तुम जाके तुम्हारे दोस्तों के साथ दीवारों पे नौकरी का अवसर के पेपर चिपकाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। ऐसे कहकर अमित वहां से चला जाता है। अपने पिता का दिया हुआ अवसर देख अमर अपने दोस्तों के साथ स्कूल, सरकारी कार्यालय, कारखाने, कॉलेज जैसे जगहों के बाहर उन पत्रिकों को चिपकाता है। और इतना ही नहीं, वहां पे लोगों को भी उसने बताया कि उसके पिता ने एक नया व्यापार शुरू किया और उसमें नौकरी का अवसर है। सभी को अमित के व्यक्तित्व के बारे में सालों से पता है, क्योंकि वे डब्बा वाले की तरह सालों से काम कर रहे हैं। तो इसीलिए गांव के लोग उसके पास काम करने के लिए सहमत होते हैं। नौकरी के बारे में विज्ञापन करने के कुछ ही दिनों में 60 लोग अमित के घर नौकरी के लिए आते हैं। आए हुए 60 लोगों को 5 अलग अलग भाग के जगहों के लिए विभाजन करते हैं। 12 लोग कारखानों के लिए, 12 सरकारी कार्यालय के लिए, 24 लोग स्कूल और कॉलेज के लिए और 12 को बाकी जगहों के लिए विभाजन करते हैं। इन सबको डब्बे इकट्ठा करके उन्हें उनके जगहों पे पहुंचाना था और सब काम पे लग जाते हैं उनके साइकिल पे। पहले महीने बाद डब्बा बेचने वाले परिवार उनको उनके महीने का पैसा 600 दे देते हैं। ऐसे 175 परिवार 600 रुपए महीने को भरने के बाद अमर के पिता के पास 1,05,000 रुपए आते हैं। 1,05,000 रुपए? उसमें से आधा तो हमारे साथ काम के कर्मचारियों को देने में ही जाएगा। फिर भी 52,500 रुपए तो बच जाते हैं। मेरा बेटा तो हीरो है। अमित ऐसे बहुत ही कम समय में एक अमीर व्यापारी बन जाता है। अमित के जीत का गांव के सारे लोग अभिनंदन करके उसका सत्कार करते हैं। पर उस समय पर अमित कहता है कि सत्कार उसे नहीं बल्कि उसके बेटे का करना चाहिए। इस जीत के पीछे मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा है। 16 साल के मेरे बेटे से मेरी मेहनत और पसीना देखा नहीं जा रहा था और उसने तब इस व्यापार के बारे में सोचा। मेरे पास आके उसने इस उपाय के बारे में कहा। पढ़ा लिखा ना होने के कारण मुझे तो ये सब समझ में नहीं आया, पर उसने हार नहीं मानी और मुझे इस व्यापार के बारे में सब कुछ समझाया। नौकरी के अवसर के बारे में सबको बताया और मुझे यहाँ तक ले आया। मेरा बेटा ही असली हीरो है। ऐसे कहकर अमर का सत्कार करता है अमित। तो इस कहानी का नैतिक अच्छे विचार सोचने के लिए उम्र की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर अपने मन में कुछ ठान ले और कृषि करे तो सफलता जरूर मिलेगी।